नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने वीडियो में पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल, जिसे लेटर वैदिक पीरियड भी बोला जाता है। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था, पूर्व वैदिक काल पढ़ा था। उसमें हमने देखा था कि जो वैदिक सभ्यता का विकास हुआ था उसके प्रारंभिक चरण में क्या क्या चीज़ थे और उस टाइम की जो राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी और धार्मिक व्यवस्था कैसी थी। उस टाइम पे स्त्रियों की जो स्थिति थी वो कैसी थी, हमने ये सारी चीज़ उस वीडियो में पढ़ा था। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल, जिसे हम लोग पूर्व वैदिक काल के बाद का जो पीरियड बोलते हैं उसको देखा गया है। तो दोस्तों, इसमें हमने देखा था कि 1000 BC से लेकर के 1000 से लेकर के 600 BC के लगभग हमने इस सभ्यता को देखा था। तो दोस्तों, जहाँ तक हम आपको बताएं कि इससे पहले जो वहाँ की मुख्य व्यवसाय था वह पशुपालन था, क्योंकि उस टाइम पे तांबा का खोज हो चुका था और कांस्य के भी खोज हो चुके थे। तो ताम्र युग था उस टाइम पे। तो जिस टाइप से कहा जाता है, जैसे खेती करने के लिए या कृषि करने के लिए जिस टाइप की औजारों की आवश्यकता थी वह तांबे से नहीं बनाए जा सकते थे। यही कारण था कि उस टाइम पे जो हमारी कृषि व्यवस्था थी वो थोड़ा सा नॉर्मल थी, यानी कि नीचे थी, और पशुपालन ही मेन जो व्यवसाय के रूप में था उस टाइम पे देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें दोस्तों कि 1000 BC के लगभग आप देख सकते हैं यहाँ पे 1000 BC के लगभग लोहे की खोज होती है। और इस लोहे की खोज होती है, तो लोहे की खोज हुई तो उसकी खोज से एकदम से क्रांति आ गई। क्रांति किस क्षेत्र में आई? क्योंकि जितने भी औजार वगैरह जो पहले बनाए जाते थे तांबे वगैरह के या पत्थर वगैरह के जो बनाए जाते थे वो टूट जाते थे या लचीले होते थे। जितनी ताकत होनी चाहिए औजार में उतनी ताकत नहीं थी। लेकिन जैसे ही लोहे की खोज हुई उससे एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, और उस क्रांतिकारी परिवर्तन के कारण क्या हुआ कि सभी चीज पलट गई। और इससे क्या हुआ कि उद्योग धंधों का विकास हुआ। जैसे औजार बनाकर कृषि कार्य करने के लिए औजार बनाए गए, हल बनाए गए, रथ बनाए गए, भाला बनाए गए, तलवार बनाए गए। इस तरह से बहुत सारे चीज़ों का जो है निर्माण होना शुरू हो गया, जिससे क्या हुआ, उद्योग धंधे बढ़ना शुरू हो गया और लोगों के पास पैसा आना शुरू हो गया। तो जैसा कि पहले हम लोग देखे थे कि समता वाला समाज था हमारा, समतावादी समाज था इससे पहले, क्योंकि उस टाइम पे पैसे लोगों के पास ज़्यादा नहीं थे। और पैसे जब ज़्यादा नहीं थे, ना ही कोई धनिक होता था ना ही कोई गरीब होता था। लेकिन इस युग में क्या है कि पैसा आना शुरू हो गया, आर्थिक वृद्धि हुई तो राजा की भी जो अधिकार थे वो उसमें भी वृद्धि हुई। राजा को क्या हुआ, थोड़ा सा अहम होना शुरू हो गया। और अहम हुआ जिसके कारण क्या हुआ, क्योंकि पैसा दोस्तों हर कुछ करवा देता है, और ये पैसा जब आया तो उस टाइम पे सब चीज बढ़ना शुरू हो गया। आज उसी की चर्चा हम अपने वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि जैसे अर्थ आया तो राजा के दायित्व की या अधिकार क्षेत्र बढ़े हुए, समाज का विकास हुआ और धर्म का भी विकास हुआ। क्योंकि अगर पैसा है तो ही आप किसी को दान कर सकते हैं, अगर पैसा नहीं है तो किसी को दान नहीं कर सकते। भूखे पेट तो भजन में नहीं होता। तो इसलिए अर्थ का युग आना प्रारंभ हो गया उस टाइम पे। अब देखते हैं जो राजनीतिक जीवन कैसा था उस टाइम का। पहले दोस्तों जो ये जन शब्द थे वो बहुत ही यानी कि सीमित होती थी, अब उसके आकार क्या हो गया, बड़ा हो गया। दूसरा, भरत और पुरु मिलकर कुरु जनपद का निर्माण किए। तो ये कुरु जनपद क्या हुआ, कुलीन वर्ग के जनपद का निर्माण होना शुरू हो गया। आगे वीडियो में देखेंगे दोस्तों, यहाँ से कुरु जनपद है, उसके बाद महाजनपद, तो उसको भी चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। अब आगे देखते हैं, राजा का जो महत्व पहले बहुत ही कम था वह ज्यादा हो गया। शक्ति में वृद्धि हो गई, क्योंकि अर्थ आना शुरू हो गया।
अब पद जो है, राजा का जो पद पहले होता था कि वंशानुक्रम नहीं था, यानी कि वंशानुगत नहीं था, अब क्या हो गया, वंशानुगत हो गया, यानी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। यहाँ पे यह चरितार्थ होना शुरू हो गया था। दूसरा देखिए, राजा के जो अधिकार बढ़ने से क्या हुआ कि पहले राजा सभा समिति का जो है कहा या सलाह मानता था या उसी के इशारे पर चलता था। अब क्या हो गया, राजा का अधिकार बढ़ा तो सभा की समिति का जो ये सब का महत्व था, उन सब का महत्व धीरे धीरे कम होता चला गया। अब जो पहले देखे थे, जो राजा के लिए अधिकारी की संख्या जो होती थी पहले कम था, क्योंकि कोई भी बिना वेतन का काम तो कर नहीं सकता था, तो इसलिए कम थी। लेकिन ये उत्तर वैदिक काल में इसकी संख्या बढ़कर 17 हो गई। पहले जो कर व्यवस्था थी दोस्तों, जैसे कोई भी पशु राजा को गिफ्ट में दिया जाता था स्वेच्छा से, अब वो स्वेच्छा नहीं हुआ, वो नियमित हो गया, यानी कि नियमित आपको कर देना है। सेना एवं न्यायपूर्ण अस्थाई नहीं था। अभी भी सेना क्या था, अस्थाई नहीं था। उस टाइम तक भी सेना अस्थाई नहीं था, जैसे पहले भी देखे थे हम लोग। तो यह थी राजनीतिक जीवन उन लोगों की। आगे देखते हैं पैसे आने के बाद उनका सामाजिक जीवन कैसा रहा। तो सामाजिक जीवन में भी बहुत सारे चेंजेस हो गए, देख सकते हैं हम लोग। परिवार, उसके बाद ग्राम का विकास हुआ, परिवार का विकास हुआ, ग्राम का विकास हुआ, विश्व का विकास हुआ। ये विश्व एक ग्राम से बड़ा इकाई होता था। जन का विकास हुआ, यानी कि धीरे धीरे करके बहुत सारी चीजों का विकास होना प्रारंभ हो गया। यहाँ पे आगे देखते हैं, जो वर्ण पहले देखा जाता था कि कर्म आधारित था, अब जन्म आधारित होना शुरू हो गया है। यानी कि ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, और क्या है उसके बाद तो जानिए रहे सब चीज। यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये क्या हो गए, जन्म के आधार पर ये सब होने शुरू हो गए। दूसरी बात, उस टाइम पे जो गोत्र व्यवस्था थी, यानी कि गोधन एकत्र करना या इकट्ठा करना को हम लोग गोत्र बोलते थे। तो यह इसकी क्या है, सामाजिक जीवन हो गया। और सामाजिक जीवन में आश्रम व्यवस्था भी प्रचलित होना शुरू हो गया था। तो आश्रम व्यवस्था दोस्तों हम लोग देखते हैं कि हम लोग जानते हैं कि 4 आश्रम होते थे। तो सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, जो कि 0 से लेकर, बचपन से लेकर जो 25 वर्ष का जो एज होता था, जिसे हम लोग ब्रह्मचर्य जीवन बोलते थे। दूसरा है गृहस्थ जीवन, जो 25 से 50 साल के जो एज होते थे उसे हम लोग गृहस्थ जीवन बोलते थे। उसके बाद का एज होता था वानप्रस्थ जीवन, जो कि 50 से 75 वर्ष का उम्र जो था इस टाइम पे। और लास्ट में होता था संन्यास, यानी कि संन्यास जो आश्रम था, यानी कि 75 से लेकर 100 वर्ष तक, क्योंकि लोग पहले ज्यादा जीते थे, 100 वर्ष, 150, 120, 25 ऐसे जीते थे। तो इन सभी में गृहस्थ जो आश्रम था उसको सबसे श्रेष्ठ माना जाता था। गृहस्थ आश्रम को सबसे श्रेष्ठ इसलिए माना जाता था क्योंकि जब हम लोग जनेऊ धारण करते हैं दोस्तों, जनेऊ धारण करते हैं, जनेऊ में 3 धागे होते हैं। तो जनेऊ में 3 धागे होते हैं। एक तो क्या होता है, तो 3 धागे यह बताते हैं कि हमारे कंधे पर, जो हमारे कंधे पर ये जनेऊ जाता है उसमें 3 धागे होते हैं। उसका मतलब ये होता है कि हमारे कंधे पर 3 टाइप के बोझ होते हैं। एक देव ऋण, यानी कि जिसने हमें जन्म दिया है। एक पितृ ऋण, जिसके वजह से हम लोग जन्म लिए, यानी कि जिसके कोख से हम लोग जन्म लिए हैं, जो पितृ मतलब मातृ पितृ दोनों आते हैं उसमें। और तीसरा होता है गुरु ऋण, जिसने हमें दुनिया दिखाया, हमें क्या किया, संसार को समझाने का प्रयास किया और शिक्षा दी, उसे गुरु ऋण बोलते हैं। तो 3 ऋण है। तो गृहस्थ आश्रम को इसलिए श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि गृहस्थ आश्रम में हमारे माता पिता हमारे साथ होते थे, तो उनका ऋण भी हम उतार देते हैं। बाकी अपने जो बाल बच्चा होते थे उनका भी हम लोग क्या करते, पालन पोषण करते थे। इसलिए गृहस्थ आश्रम को सबसे बेटर उस टाइम पे माना जाता था। अब बात करते हैं स्त्रियों की स्थिति। तो स्त्रियों की स्थिति में दिन पर दिन क्या हुआ, गिरावट होना शुरू हो गया। अब जहाँ पे सभा सोसाइटी में भाग लेती थी, अब ये सारी चीजें बंद हो गई, यानी कि समिति विधेय में भागीदारी इनकी खत्म कर दी गई। पर्दा प्रथा की शुरुआत उस टाइम पे हो गई थी। यानी कि उस टाइम पे देखना दोस्तों, जितने भी जैसे तैत्तिरीय या ऐतरेय ब्राह्मण ऐसे करके कुछ बहुत सारी पुस्तकें आई थी उस टाइम पे, उस पुस्तकों में भी बहुत सारी बातें जो है स्त्रियों के विरुद्ध लिखी गई थी, जिसकी शुरुआत भी इसी
काल में हुई थी। इसी काल में जैसे सतपथ ब्राह्मण है, ये सब इसी काल में उन सब की शुरुआत हुई थी। और उस टाइम की 3 जो यहाँ पे स्त्री थी, जिसे विदुषी स्त्री बोलते हैं, बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, सिंपल भाषा में महान बोल सकते हैं इसको, मैत्रेयी, गार्गी और कात्यायनी। दोस्तों हमने इससे पहले वाले वीडियो में इसकी चर्चा कर दी थी, लेकिन वो थोड़ा सा मिस्टेक से चर्चा हो गई थी, क्योंकि इन लोगों का जो पीरियड देखा गया है उत्तर वैदिक काल में देखा गया, तो उस टाइम पे थोड़ा सा उस वीडियो में सुधार लेंगे उसको। दास प्रथा थी उस टाइम पे, लेकिन सीमित था। अब देखना दोस्तों, भोजन की बात करें तो हमारा उद्योग धंधा बढ़ गया था। उद्योग धंधा बढ़ने के बाद आर्थिक वृद्धि हुई थी, जिससे क्या हुआ, खान पान में भी लोगों की रुचि बढ़ी, और उसके बाद क्या है कि तरह तरह के पकवान भी खाना लोग शुरू कर दिए थे। मनोरंजन में भी वृद्धि हुई थी। मनोरंजन में जैसे पहले वाले वीडियो में बताते, पासा था, नृत्य था, संगीत था, ये सारी चीजें थे, तो उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिल गई थी। उस टाइम पे विवाह दो टाइप के विवाह हुआ करते थे। एक होता था अनुलोम, दूसरा होता था विलोम। दोस्तों इस चीज को समझिए, अनुलोम विवाह का मतलब ये होता था कि हमारा जो वर पक्ष है वह, जैसे वर पक्ष क्या है, ऊंची जाति का है, और जो वधु पक्ष है वह नीची जाति का है। तो उससे जो संतान उत्पन्न होते हैं तो वो क्या है, जो ऊंची जाति का माना जाता था। तो ये क्या है, अनुलोम शादी बोला जाता था, अनुलोम विवाह, यानी कि हम लोग जो जैसा चाहते थे वो ऐसा हो रहा है। लेकिन इसके विपरीत जब जो है वर पक्ष जो था निम्न जाति का था, और वधु पक्ष जो उच्च जाति का था, उससे जो बच्चे उत्पन्न होते थे उसे निम्न जाति का माना जाता था। ऐसा बोल सकते हैं कि पिता जिस समाज के रहते थे उसी समाज का उसको माना जाता था। तो इसको हम लोग विलोम शादी बोलते थे। यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ तक हम लोग देखे उसकी सामाजिक जीवन कैसी थी। अब देखते हैं आर्थिक जीवन की बात करते हैं। तो आर्थिक जीवन में बहुत सारे चेंजेस हुआ। तो देखेंगे प्रमुख जो व्यवसाय था वो कृषि हो गया, क्योंकि लोहे की खोज हो चुकी थी। दूसरा है काठक संहिता में, काठक संहिता एक पुस्तक है दोस्तों, उसमें 24 बैलों वाले हल की चर्चा की गई है, यानी कि 24 बैल एक बार में हल में लगते थे और खेत जोतते थे। इसका मतलब क्या था कि बहुत बड़ा हल का निर्माण हुआ था उस टाइम पे। व्यापार का विकास हुआ, पशुपालन का भी विकास हुआ व्यापार के क्षेत्र में। विदेशी व्यापार भी हुए विदेश में, लेकिन उस टाइम तक सिक्कों का प्रचलन नहीं हुआ था यहाँ भी, यानी कि पूर्व वैदिक काल में भी सिक्कों का प्रचलन नहीं था और उत्तर वैदिक काल में भी सिक्कों का प्रचलन नहीं था। आर्थिक विकास हुआ हम लोगों का उस टाइम पे जो लोगों का, तो आर्थिक विकास के कारण क्या हुआ कि वहां पे पहले झुग्गी झोपड़ी में रहते थे लोग, अब क्या है कि अब धीरे धीरे पक्के के मकान बनना शुरू हो गया, यानी कि क्योंकि पैसा आना शुरू हो गया, अर्थ आना शुरू हो गया, तो अर्थ आने के बाद क्या हुआ कि नगरीकरण का विकास हुआ, तो वहां पे नगरीकरण शुरू हो गया। यहाँ पे हम लोग इस चीज को देख सकते थे, क्योंकि दोस्तों यह अर्थ ही एक ऐसा चीज है जो सारी चीजों को चेंज कर सकता है। आगे हम लोग देखते हैं धार्मिक जीवन उन लोगों का कैसा था। तो धार्मिक जीवन की बात करें तो यज्ञ और कर्मकांडों का महत्व बढ़ गया था, क्योंकि दोस्तों जब पैसा आ गया तो राजा क्या हो गए, राजा अपने आप को शक्तिशाली मानने लगा। उस टाइम पे क्षत्रिय अपने आप को शक्तिशाली मानने लगा, तो दोनों में तर्क वितर्क होता था, कौन श्रेष्ठ है, कौन ये है वो है, क्योंकि ब्राह्मण बोलते थे हम श्रेष्ठ हैं और क्षत्रिय बोलते थे हम श्रेष्ठ हैं। तो उस टाइम का जो दौर था वह क्षत्रिय और ब्राह्मण संघर्ष का दौर बोला जा सकता था या बोला जाता है। इससे पहले हम लोग देखे थे देवता को 3 कैटेगरी में बांटा गया था इससे पहले वाले वीडियो में, अंतरिक्ष और पृथ्वी और आकाश। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं प्रमुख देवता अब क्या हो गए, प्रजापति हो गए प्रमुख देवता, जो सृजन के देवता माना जाता था, यानी कि जग के देवता, यानी कि सृष्टि के जो रचयिता है उनको प्रजापति बोला जाता था। अभी तक विष्णु की चर्चा बहुत कम देखने को मिलती थी, इस टाइम पे विष्णु की चर्चा होना शुरू हो गया। पोषण एवं रक्षक के देवता माने जाने लगे ये। रुद्र की बात करें तो ये पशुओं के देवता माने जाते थे। वरुण की बात करें तो जल के देवता माने जाते थे, जबकि इससे पिछले वाले जो वीडियो बनाए थे वरुण जो है दूसरी चीज के देवता थे। अब पूषण जो है शूद्रों के देवता माने जाने लगे, तो ये पूषण क्या है, शूद्रों के देवता माने जाने लगे। अब यज्ञ की अभी देखें दोस्तों, क्योंकि यज्ञ और कर्मकांडों की व्यवस्था बढ़ने लगी, यानी कि पैसे ज्यादा थे,
लोग धार्मिक चीज़ों पर ज़्यादा खर्च करने लगे, दिखावा का जिंदगी हो गया, ये करेंगे वो करेंगे, ब्राह्मण ये करते थे, क्षत्रिय वो करते थे। इस तरह से क्या हो गई, सामाजिक जो विकृति उत्पन्न होने लगी और यज्ञ जो है ज़्यादा होने लगे, तरह तरह के दिखावे वाले यज्ञ ज़्यादा होने लगे, जिसमें से राजसूय यज्ञ होता था एक, जो प्रतिष्ठा हेतु होता था, यानी कि कोई भी व्यक्ति ज्यादा प्रतिष्ठित है तो अपनी प्रतिष्ठा को दिखाने के लिए राजसूय यज्ञ किया करते थे। तो उस टाइम पे दोस्तों हुआ क्या करता था, यज्ञ करते थे और यज्ञ में लोग क्या करते थे, अपना दान करते थे। तो ये दान वाली प्रथा उस टाइम पे शुरू हो गई थी। दूसरा है वाजपेयी यज्ञ, जो शांति का प्रदर्शन था। तीसरा, ये तो आप लोग बहुत ही जानते हैं, अश्वमेध यज्ञ, जो राज्य विस्तार की बात होती थी। दोस्तों रामायण में हम लोगों ने देखा है कि जो है भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था और घोड़े छोड़े थे, जिसे लव कुश ने पकड़ लिया था। तो ये तो थोड़ा सा ध्यान होगा आपको, क्योंकि राज्य विस्तार की बात होती थी। यज्ञ में बलि प्रथा की प्रधानता थी। हालांकि वेद में बलि प्रथा की प्रधान व्याख्या नहीं है, लेकिन अब बलि प्रथा क्या है कि स्वेच्छा के जगह पर नियमित कर दी गई और बलि प्रथा की शुरुआत हो चुकी थी। क्योंकि यहाँ अगर वेद की बात करें तो वेद में इन सभी की चीज़ों की चर्चा नहीं है। जैसा कि एक वीडियो में मैंने देखा था कि महात्मा बुद्ध ने कहा था कि वेदों में जैसे उनको कहा, किसी ने कहा था कि वेद में बलि की चर्चा है, लेकिन महात्मा बुद्ध खुद वेद नहीं पढ़े थे, उन्हें यह पता नहीं चल पाया कि वेद में बलि प्रथा है। तो दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो यहाँ से जो बलि प्रथा के कारण जो उस टाइम पे गौतम बुद्ध आ गए और भगवान महावीर स्वामी भी आ गए उस टाइम पे। क्योंकि देखना दोस्तों, यहाँ की जो विडंबना थी, यह विडंबना को जब तक हम लोग नहीं समझेंगे, इससे आगे जितने भी जैसे जैन धर्म का विस्तार या बौद्ध धर्म का विस्तार, यह हम लोग नहीं जान पाएंगे। क्योंकि दोस्तों वो उस टाइम पे जो जनरल व्यक्ति थे इतने तंग आ चुके थे इन सभी चीज़ों से, इतने पाखंड बढ़ गए थे उस टाइम पे कि उससे तंग आकर लोग इससे छुटकारा पाने की कोशिश करते थे। ये चाहते थे कि हम दूसरे चीज में चले जाए। वहीं से क्या हुआ कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म का विकास होना शुरू हो गया। उपनिषदों में इसकी निंदा की गई है, क्योंकि बलि प्रथा की उपनिषदों में निंदा की गई है। और यहाँ से दो धर्म निकल कर आए, जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग अभी सीरीज पढ़ रहे हैं, सीरीज धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे आगे। इसी तरह से बने रहिए। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिए, ताकि मेरी मेहनत बेकार न जाए। चलिए, नमस्कार।